सो हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग जो है अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे और हमारे जो 2025 में हम तुम लोगों का जो बोर्ड्स होने वाला है उसके लिए कड़ी मेहनत कर रहे होंगे। तो हमारा PYQ मैराथन सीरीज़ में ये मैथ का जो है 2023 का सेट 2 का क्वेश्चन है, जिसको कि आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग 2024 का सेट 1 और 2023 का सेट 1 जो है वो डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक मैं जो हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। जो लोग नहीं देखे हैं वो पहले उसको देखें। मैं जो उल्टा चल रहा हूँ, सबसे पहले 2024 का डिस्कस किया, फिर 2023, फिर 2022, फिर 2021, ऐसे चलूँगा। तो पिछले कम से कम 10-15 साल का क्वेश्चन जो है आप लोग को प्रैक्टिस करवा लूँगा, जो कि मेरे हिसाब से या फिर आप लोग के हिसाब से भी प्रैक्टिस के नज़रिए से देखा जाए तो पर्याप्त तो होगा। ठीक है, क्योंकि हर एक में अप्रॉक्सीमेटली 40 क्वेश्चन होता है और 5 सेट होता है। तो एक साल में लगभग सोच लीजिए आप 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, और आप 15 साल का कर रहे हैं तो लगभग 3,000 क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। तो उसमें से आपको जो है क्या हो जाएगा कि आप क्वेश्चन देख के अब घबराइएगा नहीं, दूसरा पहला बात। और दूसरा बात ये कि आपको इतना प्रैक्टिस हो जाएगा कि किसी क्वेश्चन पे जो अटकिएगा उसको भी आप बिना ट्राई किए हो नहीं छोड़िएगा। कभी कभी क्या होता है ना कि क्वेश्चन पढ़ के ही डर लगने लगता है, लगता है कि हार्ड होगा, नहीं बनेगा। तो वो एक्चुअली में वही पहले वो क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा, हमको आता है क्या आता है उस पर नहीं है, हम क्वेश्चन पढ़ के डर जाते हैं, वहीं पे वो क्वेश्चन हमसे जो है गलत हो जाता है। तो वो भी जो है आप लोग का डर जो है अंदर से वो भागेगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। और आप लोग को पता है कि क्या करना है, जैसे ही क्वेश्चन आए वीडियो को पॉज करना है, खुद से ट्राई करना है और फिर सॉल्यूशन देखना है, और जहाँ पे गलती आए वहाँ पे देखना है कि मैंने यहाँ गलती किया। ठीक है, उसके बाद यदि आप लोग को देखे कि हमको ये कॉन्सेप्ट ही नहीं आता था, तो आप लोगों को साइड में कहीं अच्छी तरह कॉपी में वो लिख लेना है कि ये कॉन्सेप्ट हमसे नहीं आता था, अब सीख लेते हैं। तो फिर अब उस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हमसे गलती ना हो। ये 3 चीज़ आप लोग ध्यान रखिए। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले कुछ जो है वो हमारा वो नोट्स रहता है, मतलब दिया हुआ रहता है कि पढ़ना क्या है। तो कह रहा है कि 3 घंटे का पेपर है। ठीक है, एक्चुअली में 3 घंटा 15 मिनट का पेपर होता है, जिसमें से 15 मिनट जो है आप लोग को पढ़ने के लिए दिया जाता है। ओके, जिसमें से आप लोग के पास जो है वो 23 प्रिंटेड पेजेज है, मतलब 23 पेज का क्वेश्चन आएगा। ये इसमें तो नहीं आएगा जो क्वेश्चन दिया सो। ठीक है, और इस पेपर में जो होगा आपको 38 क्वेश्चन होंगे टोटल। ठीक है, और लिखने से पहले आप ध्यान से देखिए, लिखने से पहले जो है सीरियल नंबर ऑफ क्वेश्चन लिखना चाहिए कि हम कौन क्वेश्चन को है सॉल्व कर रहे हैं। ये तो आप लोग को स्कूल एग्जाम्स में भी सिखाया जाता है। दूसरा बात, अगर आप ध्यान से देखें तो 15 टाइम्स हैज़ बीन अलॉटेड, 15 मिनट जो है आप लोग को अलॉट किया जाता है ताकि आप लोग क्वेश्चन पेपर पढ़े। ठीक है ना, इसी टाइम को जो है बच्चा जो है अच्छी तरह से यूज़ नहीं करता है, और बहुत सारे बच्चा को एक ऐसा केस आता है जिसमें कि वो उसको क्वेश्चन आता है, सॉल्व भी कर सकता है, लेकिन क्वेश्चन मिस रीड करने की वजह से वो गलत करके चला आता है, जिसकी वजह से उसका कुछ नंबर कट जाता है। तो ये 15 मिनट जो है आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें कि आप अच्छी तरह से क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। 38 क्वेश्चन 15 मिनट्स काफ़ी होते हैं पढ़ने के लिए, बनाने के लिए नहीं बोले। ओके, यहाँ लिख भी रखा है, क्वेश्चन पेपर सिर्फ पढ़ना है, उस पर कुछ नहीं लिखना है, ना आंसर लिखना है, ना आंसर बुक पेज पे कुछ लिखना है इस टाइम पीरियड में। ओके, तो आप लोग का फर्स्ट क्वेश्चन से पहले ये कुछ है, देख लेते हैं। और क्या है, 5 सेक्शन है, 2 ABCDE। ठीक है, 1 से 18 तक जो है क्वेश्चन होंगे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। 19 और 20 नंबर क्वेश्चन जो है असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन होगा, जो कि 1 मार्क्स का होता है। 21 से 25 तक क्वेश्चन जो है वेरी शॉर्ट टाइप होगा, जिसके 2 मार्क्स होंगे हर एक के। 26 से 31 तक शॉर्ट टाइप होंगे, जिसके कि 3 मार्क्स होंगे हर एक के। और 32 से 35 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, जिसके 5 मार्क्स होंगे हर एक के। और 36 से 38 जो होगा वो हमारा होगा केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन, जिसके कि हर एक के क्वेश्चन के 4 मार्क्स होंगे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं। अगर डायग्राम बनाना है तो यहाँ दे रखा है कि अच्छा साफ डायग्राम बना। अगर पाई का वैल्यू लेना है, जहाँ भी लेना है वहाँ पर 22/7 लेंगे, कैलकुलेटर का यूज़ नहीं होता है, ये सब तो नॉर्मल है। चलिए आज चलते हैं, क्वेश्चन आएंगे, आप लोग ट्राई कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज सम ऑफ इट्स रूट एज 4। कह रहा है कि कौन सा ऐसा क्वाड्रेटिक है जिसका रूट जो है, उस रूट का सम जो है वो 4 के बराबर आता है। तो हम लोग क्या पढ़े हैं, हम लोग पढ़े हैं कि सम ऑफ रूट्स किसके बराबर होता है, सम ऑफ रूट्स जो होता है वो बराबर होता है माइनस टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ x
बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यही होता है। तो हमको ये जो वैल्यू है वो 4 के बराबर चाहिए। तो देखो किसका, अगर पहला ऑप्शन ए में देखोगे तो वो ये जो चीज़ है वो क्या आ रहा है, ये जो चीज़ आ रहा है वो -4/2। तो ये देखोगे सॉल्व करोगे तो 2 आ रहा है, यानी ऑप्शन ए तो हमारा नहीं है, ऑप्शन ए हमारा नहीं है। अगर ये ऑप्शन बी में देखोगे तो ऑप्शन बी में क्या आ रहा है, ऑप्शन बी में हमारा देखोगे यदि तो आएगा -4/-1। तो यहाँ देखोगे तो ये क्या आ रहा है, हमारा 4 आ रहा है, यानी हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी होगा हमारा आंसर। ओके, आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है वो ये कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, और ये कॉन्सेप्ट अगर देखोगे तो प्रीवियस मतलब जो है हर एक क्वेश्चन जितना अभी तक मैं करवाया हूँ उसमें इस तरह का क्वेश्चन जो है वो पूछ ही रहा है। तो इसको आप लोग क्या बोल सकते हो, इसको बोल सकते हो रिपीटिंग क्वेश्चन है। किस तरह क्वेश्चन है, रिपीटिंग वेराइटी का क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन रिपीट कर रहा है बार बार। ओके, हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या जी कह रहा है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 12 सेंटीमीटर एंड द सेंट्रल एंगल 90 डिग्री। कह रहा है कि एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है। ओके, अब उसमें कह रहा है कि एक सेक्टर है, मान लो एक सेक्टर ऐसा है कुछ, वो कह रहा है कि सेक्टर का जो सेंट्रल एंगल है वो 90 डिग्री बना रहा है। ओके, और हमसे क्या पूछा है, तो हमसे वी हैव इन आस्क्ड ये वाला लेंथ दिस, ये जो आर्क लेंथ है हमारा सो पूछा है। तो सिंपल सा क्या बन रहा है, एक क्वाड्रेंट बन गया। अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या बन गया, क्वाड्रेंट बन गया। तो क्वाड्रेंट क्या, आर्क लेंथ क्या होता है, क्वाड्रेंट का आर्क लेंथ यदि आप निकालोगे तो वो हो जाता है 1/4 ऑफ सरकमफ्रेंस, तो 2πr, 2πr। अब हमको यहाँ पर दे रखा है क्या, 1/4 इंटू 2 पाई का वैल्यू जहाँ भी लेना है वहाँ क्या लेना है 22/7 इंटू उसके आगे क्या लेना है, आर हमारा 14 सेंटीमीटर है तो ले लिए। तो अगर ध्यान से देखोगे तो 7 के पारा में 2 मरते में, और 2 से ये 4 कैंसिल, तो बचा कितना 22 सेंटीमीटर। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 22 सेंटीमीटर आर्क लेंथ होगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन, नॉट एन हार्ड क्वेश्चन। चलते हैं आगे, एक सेकेंड इसका कलर चेंज कर लिया जाए, इन ब्लू, स्काई ब्लू, ठीक है। ओके चलो, सॉरी, चलते हैं आगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन, चल देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है। देखो कह रहा है, ये थर्ड नंबर क्वेश्चन में बच्चा कहाँ गलती करेगा सो देखो, कह रहा है कि ट्रायंगल ABC एंड PQR सिमिलर है। ठीक है, मान लेते हैं। ओके, ट्रायंगल AB एंड C और ट्रायंगल PQ और R। ओके चलो, अब क्या कह रहा है ना कि ये दोनों सिमिलर है, इट मीन्स कि एंगल A और एंगल P बराबर, एंगल B और एंगल C Q बराबर, सॉरी एंगल C एंगल R के बराबर। ओके, अब हमको यहाँ दे रखा है एंगल A 32 डिग्री, इट मीन्स कि हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल A 32 डिग्री दे रखा है। ओके, एंगल A 32 डिग्री दे रखा है, तो एंगल P भी हमारा क्या हो जाएगा 32 डिग्री, और एंगल R क्या दे रखा है 65 डिग्री, एंगल R हमारा 65 डिग्री दे रखा है। तो इस ट्रायंगल में यदि तुम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे कि ट्रायंगल के सारे एंगल का सम 180 होता है, तो वहाँ से तुम निकाल सकते हो कि एंगल Q कितना हो जाएगा। फिर यहाँ से अगर देखोगे एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल्स टू 180, तो यहाँ से तुम हम लोग निकाल सकते हैं एंगल Q इज इक्वल्स टू 180 माइनस 98। ठीक है, तो यहाँ से एंगल Q क्या आ जाएगा 82। ठीक है, एंगल Q क्या आ जाएगा 82। ओके, और हमसे एंगल B पूछा है, एक सेकंड रुक जाओ, तो 65 है ना, तो ये 97 आएगा, वही तो क्या आएगा 97 आएगा, तो यहाँ 83 आ जाएगा 83। ओके, अब एंगल Q 83 है, ये 83 है, ये 83 डिग्री है, तो एंगल Q एंगल B के बराबर है, क्योंकि ABC और PQR ट्रायंगल सिमिलर है, तो B भी 83 डिग्री होगा। ओके, आई होप आप लोग को ये समझ में आएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया, V का 83। कोई दिक्कत?
तो नहीं होना चाहिए। चलते हैं आगे, चलिए चला जाए आगे। अब देखो क्या कह रहा है, P and Q आर नेचुरल नंबर्स एंड P इज द मल्टीपल ऑफ Q, देन व्हाट इज द HCF ऑफ P and Q। तो HCF पूछा हमसे, कह रहा है कि P और Q नेचुरल नंबर है और P जो है Q का मल्टीपल है। P क्या है, Q का मल्टीपल है, तो बताओ HCF क्या होगा। अब से देखो, जैसे 2 और 4 है, 2 और 4 है, ओके, तो दोनों नेचुरल नंबर है और P जो है वो Q का क्या है, मान लो 2 जो है P है, ये Q है और ये P है, तो P जो है वो 2 का मल्टीपल है। तो इसमें यदि HCF निकालोगे तो 2 ही आता है। जैसे 2 और 4 का HCF निकालोगे डिवीजन वाले मेथड से, वो क्या आएगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, कट गया। LCF क्या आ जाएगा हमारा, यही आ जाएगा HCF, ये आएगा। तो इस हिसाब से क्या होता है, जो हम यहाँ से अगर देखेंगे जिसका जो मल्टीपल होता है वही क्या हो जाता है, HCF हो जाएगा। तो यहाँ इस हिसाब से क्या हो जाएगा, यहाँ पे HCF Q, क्योंकि Q क्या है, P का मल्टीपल है, सॉरी P क्या है, Q का मल्टीपल है, खत्म। क्वेश्चन बहुत ईजी था। द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स ए ऑफ द रेक्टेंगल निकालना है, ABCD हुज 3 वर्टिसेस आर गिवन, B C और D दे रखा है। अब इसमें बहुत बच्चा क्या करेगा ना, देखो बहुत बच्चा क्या करेगा, गड़बड़ करेगा। क्या गड़बड़ करेगा, सो देखो वो डिस्टेंस फार्मूला से जाएगा। क्या डिस्टेंस फार्मूला से जाएगा, बताते हैं कैसे जाएगा वो। देखो सॉरी, एक ट्रायंगल बनाएगा वो, मतलब दूसरा बच्चा क्या करेगा, और हम लोग इसमें इस क्वेश्चन में टाइम कैसे बचा सकते हैं वो भी देखेंगे। एक बच्चा क्या करेगा, ट्रायंगल बनाएगा, वो नाम देगा ABCD, ठीक है। इसको बनाएगा XY, मान लेगा XY, B दे रखा है 0 0, ये दे रखा है 3 0, ओके, और ये दे रखा है 0 4, ठीक है। अब वो क्या करेगा ना, कि वो करेगा हमारे पास ये, कि वो देखेगा कि इस दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालेगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालेगा और कहेगा कि यहाँ से के बराबर होना चाहिए, ठीक है। एक इक्वेशन वहाँ से आएगा, फिर कहेगा कि एक ये डिस्टेंस निकालेगा, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होगा, तो यहाँ से एक इक्वेशन बनाएगा और फिर वो जो है वो क्या करेगा, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करेगा, ओके। तो हम लोग आगे चलते हैं। वो सॉरी ट्रेन जा रहा है तो उसका आवाज़ थोड़ा सा आ रहा होगा, डिस्टर्बेंस हो रहा होगा, उसके लिए आप लोग से तहे दिल से माफ़ी मांगते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस चीज़ को जो है वो कभी भी अप्लाई ही ना करेंगे। क्यों, अब बताते हैं क्या है, ध्यान से देखो। तो हम लोग क्या करेंगे ना, दूसरा चीज़ से बनाते हैं, कैसे बनाते हैं सो देखो। अब ध्यान से, तो हम लोग को एक प्रॉपर्टी पता है कि रेक्टेंगल का डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, रेक्टेंगल्स का जो डायगोनल्स होता है बाइसेक्ट ईच अदर, इट मीन्स कि ये जो पॉइंट है हमारा, लेस से ये पॉइंट हमारा हो जाता है F, तो ये जो पॉइंट F है वो मिड पॉइंट होगा, किसका मिड पॉइंट होगा, डायगोनल BD का एंड डायगोनल AC का, दोनों का मिड पॉइंट होगा। तो यदि F का कोऑर्डिनेट निकालो बाइसेक्शन फॉर्मूला लगाने के लिए, तो F का कोऑर्डिनेट निकालोगे तो 0 + 0/2, तो 0 x कोऑर्डिनेट, और उसका y कोऑर्डिनेट निकालोगे तो 4 + 0/2 यानी 2, ओके। अब चूंकि ये इसका भी मिड पॉइंट है, तो यहाँ से अगर तुम सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो x + 3/2 इट शुड बी इक्वल्स टू 0, यानी यहाँ से अगर तुम ध्यान से देखोगे तो x शुड बी -3, ओके। 1 सेकेंड। D का 0 ही 4 है ना, हाँ ठीक है। आगे देखते हैं। मेरे हिसाब से देखा जाए तो इसमें कुछ गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ पर x का एक -3 का ऑप्शन होना चाहिए था x। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो y का अगर कोऑर्डिनेट निकालोगे तो y + 0/2 इट शुड इक्वल्स टू 2, तो यहाँ से y का वैल्यू जो है 4 आ रहा है। तो अगर इस हिसाब से जाओ तो दिस ऑप्शन इज मैचिंग, सो हमारा आंसर जो होगा वो ये आंसर होगा। और यहाँ पे 3 नहीं होगा, -3 होगा, बिकॉज आई थिंक देयर आर सम द एरर्स इन द प्रिंटिंग मिस्टेक है, ओके। आई होप आप लोग जो है उसको समझ पाएंगे, इस प्रिंटिंग मिस्टेक है। -3 and 4 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A, ओके।
आगे चलते हैं, इफ द पेयर ऑफ इक्वेशन 3x माइनस वाई प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0 एंड 6x माइनस आर वाई, कह रहा है कि ये इक्वेशन और ये इक्वेशन जो है कोइंसिडेंट लाइन है। कोइंसिडेंट लाइन आपको शायद मैंने पिछले वीडियो या उससे पहले वीडियो में आपको समझाया था कि कोइंसिडेंट लाइन होता है कि एक लाइन के ऊपर ही दूसरा लाइन चला जाए तो उसको कोइंसिडेंट लाइन कहते हैं, पूरा ओवरलैप करना चाहिए। और उस केस में क्या आता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आता है। कोइंसिडेंट लाइन कहने का मतलब हो गया उसको इंसिडेंट लाइन का मतलब हो गया यहाँ पे कि वो दूसरे ढंग से कहना चाह रहा है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है, ये कहना चाह रहा है। दोनों इक्वेशन के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन कब आते हैं, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए आप लोग बताया गया था कि a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2, देन द सॉल्यूशंस आर सिमिलर। तो ध्यान से देखो यहाँ पे अगर देखोगे 3/6 इज इक्वल्स टू -1/-r इज इक्वल्स टू 8/16 ये होता था। इसको थोड़ा सा साफ से लिख दिया जाए, हाँ 8/16। और यहाँ से ध्यान से देखोगे तो 1/r क्या आ रहा है, 1/2 के बराबर आ रहा है। इट मीन्स कि r यहाँ से यदि देखोगे तो 2 के बराबर आ जाएगा। तो हमारा आंसर कौन सा सही होगा, ये वाला। ओके, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। कह रहा है कि अ बैग कंटेन्स 100 कार्ड्स नंबर्ड 100 टू ए, मतलब कह रहा है एक बैग के अंदर 100 कार्ड है जिस पे नंबर लिखा हुआ है 1 2 3 4 100 तक। ओके, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, कह रहा है कि एक कार्ड जो है बैग से रैंडमली निकाला गया। ओके, रैंडमली मतलब ऐसा नहीं कि देख के निकाला गया कि हम 4 नंबर ही निकाल रहे हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द कार्ड इज अ परफेक्ट क्यूब, कह रहा है परफेक्ट क्यूब का आने का क्या प्रोबेबिलिटी है। चलो निकालते हैं। तो परफेक्ट क्यूब कौन कौन सा है हमारे इसके अंदर, 1 से 100 के अंदर अगर तुम ध्यान से देखोगे 1 से 100 के अंदर परफेक्ट क्यूब निकालो। क्या निकालना है, खोजो परफेक्ट क्यूब। तो परफेक्ट क्यूब कौन कौन आएगा, सबसे पहला तो 1 ही जो है वो हमारा क्या है, परफेक्ट क्यूब है। फिर अगर देखोगे तो 8 इज अ परफेक्ट क्यूब। फिर देखोगे तो ध्यान से देखोगे तो ये हमारा हो जाएगा 27 इज द परफेक्ट क्यूब, 3 का। फिर देखोगे यदि 4 का क्यूब तो 64। फिर देखोगे 5 का क्यूब तो 125। यानी हमको 1 से 100 तक का परफेक्ट क्यूब देखना है, तो इसको तो नहीं देखेंगे। तो हमारे पास अगर ध्यान से देखोगे तो फेवरेबल आउटकम 1 2 3 4 है। फेवरेबल आउटकम कितना है, 4 है। तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए क्या करते हैं, फेवरेबल बाई टोटल 4 है, टोटल कितने आउटकम होंगे 100, तो 4/100 यानी ये हो जाएगा 1/25। जाहिर सी बात है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1/25 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, आगे चलते हैं। अब पे आप देखो इसी तरह का क्वेश्चन जो था वो शायद 2023 में के 2024 के ही कि 23 के सेट 1 में था कि x इज इक्वल्स टू 3 एंड y इज इक्वल्स टू 4। तो बताओ इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो बहुत बच्चा कहता है नो सॉल्यूशन, कहीं इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा। तो वो बच्चा जो है वो ग्राफ बिना ग्राफ बनाए हुए ही वो क्या कह दे रहा है, वो सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, जो कि गलत बात है। ग्राफ बना के आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। लीजिए अगर मैं यहाँ पर एक ग्राफ बनाऊँ छोटा सा, तो ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, ग्राफ बनाते हैं। ये हमारा हो गया x एक्सिस वाला और ये हो गया हमारा y एक्सिस वाला। अब निगेटिव पॉजिटिव आप लोग जानते हैं कहाँ निगेटिव कहाँ पॉजिटिव होता है। अब ध्यान से जो कह रहा है x इज इक्वल्स टू ए, x इज इक्वल्स टू ए मान लो यहाँ पे आता है, x इज इक्वल्स टू ए यहाँ पे आता है। इसको a 0 कोऑर्डिनेट हो गया। तो यहाँ से एक लाइन यदि जाता है इट मीन्स किया जा रहा है ऐसे, ठीक ना, ऐसे जा रहा है। और वहीं पे मान लो यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट है हमारा b0 0b, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। एक लाइन यहाँ से जा रहा है यानी ऐसे जा रहा है वो, तो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रहा है। इस पॉइंट का अगर इस पॉइंट का यदि तुम कोऑर्डिनेट निकालो तो क्योंकि b0b और इधर b चला ही जा रहा है, y का कोऑर्डिनेट बदल ही नहीं रहा है तो यहाँ b होगा। और इधर इस लाइन पे x का कोऑर्डिनेट बदल ही नहीं रहा है तो यहाँ x का कोऑर्डिनेट है तो यहाँ भी होगा। इट मीन्स कि इट इज द गिवन इक्वेशन है, पेयर ऑफ इक्वेशंस आर इंटरसेक्टिंग एट a एंड b। तो हमारा ऑप्शन डी जो होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन जो है वो समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहा है इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल 6x² प्लस 37x माइनस k माइनस 2 इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है हमारे पास एक पॉलिनोमियल है,
उस पॉलिनोमियल को ले लेते हैं 6x² प्लस 37x, ठीक है 37x। इस x को ऐसे लिखने का ट्राई करते हैं क्योंकि मल्टीप्लिकेशन और x के सिंबल में बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कभी कभी। एक सेकेंड, ओके चलिए x² माइनस k-2 इज इक्वल्स टू -k-2 इज इक्वल्स टू, ये पॉलिनोमियल। अब कह रहा है इसका रूट्स है वो 2 रूट है। एक रूट यदि अल्फ़ा है तो दूसरा रूट हमारा है 1/α। ओके, एक रूट है यदि अल्फ़ा तो दूसरा रूट क्या है हमारा 1/α। तो हमसे पूछा गया है कि k का वैल्यू क्या है। ओके, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यदि निकालोगे, चूंकि एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो होगा हमारा वो इज इक्वल्स टू अल्फ़ा इंटू 1/α। तो कट के क्या आ जाएगा 1 के बराबर आ जाएगा। और कोई दिक्कत नहीं आते नहीं। तो अगर यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालो, फिर तो यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालोगे तो -k-2 ये है ऐसा कुछ बाई 6 इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से यदि k का वैल्यू निकालने की कोशिश करोगे तो -k+2 इज इक्वल्स टू 6। यहाँ से k का वैल्यू निकालोगे यदि तो k इज इक्वल्स टू -4 आएगा, ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन भी है k इज इक्वल्स टू -4, ऑप्शन ए सही है। ओके, चलते हैं आगे। व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ डायमीटर d। कह रहा डायमीटर के फॉर्म में ही हम लोग को क्या लिखना है, हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया लिखना है, ठीक है। अगर ध्यान से देखो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, ठीक है, यहाँ पर ऐसा होगा बच्चा कंफ्यूज ना हो, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है हमारा, होता है 3πr², ये होता है। अब r के जगह d पुट कर दो भाई, r के जगह, r को की जगह क्या लिख सकते हैं डायमीटर में 3πd/2 का होल स्क्वायर। तो दैट विल बिकम क्या 3πd² का स्क्वायर 4, तो 3/4 πd² विल बी द आंसर। ये रहा हमारा ऑप्शन। ओके, चलते हैं अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा 3 coins are tossed simultaneously, what is the probability of getting at most 1 tail। कम से कम एक टेल आने का क्या प्रोबेबिलिटी है। इसका मतलब होता है कम से कम एक टेल आना चाहिए, उससे ज़्यादा कितना भी टेल है उससे मतलब नहीं है, लेकिन एक टेल तो आना ही आना चाहिए, उसका क्या प्रोबेबिलिटी है पूछा था। अगर टोटल आउटकम्स देखोगे तो मान लो तीनों में हेड, ठीक है, पहले दो में हेड फिर टेल, ठीक है, पहला में हेड, बीच वाले में टेल फिर हेड, ठीक है, पहले वाले में टेल फिर हेड। ओके, फिर हो गया मान लो टेल तीनों में टेल आया, फिर दोनों में टेल, पहले दोनों में टेल फिर हेड आया, ठीक है, फिर टेल हेड टेल आया ऐसा कुछ, फिर आया हमारे पास हेड टेल। अब ध्यान से देखोगे तो सारा यही होगा टोटल आउटकम। टोटल आउटकम में एटमोस्ट 1 हेड किस में है, कम से कम हेड, एक हेड किस में आ रहा है आपको, सॉरी क्या पूछा, एटमोस्ट 1 टेल पूछा ना, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक टेल होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा एक टेल होना चाहिए, उससे ज़्यादा टेल वाले हम नहीं काउंट करेंगे। तो हमारे पास कौन कौन से होंगे, तो इसमें तो एक भी हेड नहीं है तो ये काउंट करेंगे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड बोला तो हेड टेल सॉरी नहीं भी हो सकता। तो एक टेल यहाँ रहा, एक टेल यहाँ रहा, इसको भी लेंगे, एक टेल यहाँ रहा, इसको भी लेंगे, और कोई नहीं है। तो हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी आया, हमारे पास प्रोबेबिलिटी आया, अगर ध्यान से देखोगे तो फेवरेबल आउटकम 4 है और टोटल आउटकम 8 है, तो फेवरेबल आउटकम क्या हो गया प्रोबेबिलिटी 4/8, दैट्स हमारा आंसर। ओके, एटमोस्ट 1 टेल बोला है, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा एक टेल होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कह रहा है इन द गिवन फिगर DE is parallel to BC if AD is 2 units, DB and AE is 3 units, EC x, नहीं तो सिंपल सा क्वेश्चन है,
अगर सिंपल सा क्वेश्चन क्या है, चूंकि ये पैरेलल है तो दिस मीन्स कि ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं, ठीक है, हम लोग यहाँ से क्या बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं कि ये दो ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। अब ट्रायंगल सिमिलर है तो हम लोग याद कीजिए इस तरह का प्रूफ भी कर रखे हैं कि AD बाई DB दैट इज गोना इक्वल्स टू AE बाई EC। कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से AD देखो 2/3 और हमारा AE क्या हो जाएगा 3/x। तो यहाँ से x निकालोगे तो x इज इक्वल्स टू 9/2। ओके, तो हमारा आंसर ये रहा 9/2। वेरी इजी क्वेश्चन। बस ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना था, उसके बाद ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का, सिमिलर ट्रायंगल कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, उसको बराबर करना था, क्वेश्चन खत्म। कह रहा है द आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 6 सेंटीमीटर लॉन्ग, द एंगल स्वेप्ट बाय इट बिटवीन 7:20 AM टू 7, एक सेकेंड सॉरी, मान लीजिए ये हमारा क्लॉक है, ठीक है, तो क्लॉक में नंबरिंग दे रखा होता है 12, 1, 2, 3, ऐसे 4, 5, 6 से जाता है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, ये जो क्लॉक होता है तो इस हर एक ऐथी के बीच में जो एंगल होता है ना वो हमारा 30 डिग्री होता है। ये जो एंगल है वो 30, ये भी 30, ये भी 30, ये भी 30, ठीक है। तो हमसे पूछा है कि एन आवर हैंड जो है वो 6 सेंटीमीटर लंबा, उसे मतलब नहीं है। एंगल स्वेप्ट बाय बिटवीन 7:20 AM टू 7:55 AM में कितना एंगल वो करता है। तो मान लो यदि 7:20 से 8:20 तक जाता है, 7:20 से 8:20 तो 1 घंटा लगता है। तो 1 घंटा के घूमने के लिए वो कितना घूमता है, देखो मान लो 12 बज रहा है, 1 बजे तक गया तो 30 डिग्री घूमता, 30 डिग्री घूमता। ओके, लेकिन अब वो मान लो वही अगर 1 मिनट के लिए क्या हो, अगर 1 मिनट के लिए हो तो कितना डिग्री घूमेगा 1 मिनट के लिए, अगर देखो तो 30/60, कोई दिक्कत नहीं। तो वहीं पे अगर देखोगे यहाँ पे 35 मिनट के लिए कितना देर घूमेगा, तो 35 मिनट के लिए वो इंटू कर दो, 30/60 इंटू 35। यहाँ से देखोगे आंसर हमारा 35/2 डिग्री आएगा, 35/2 डिग्री। ये रहा हमारा ऑप्शन, खत्म क्वेश्चन। अब क्या है, द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आर, देखो अब तो सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या है सिंपल, कह रहा है कि x² प्लस 4x प्लस 3 का जीरोज बताओ। अगर कोई बच्चा अच्छा खासा दिमाग वाला होगा, ठीक है, वो डायरेक्ट सॉल्व कर लेगा, और जो नहीं होगा दिमाग वाला वो जाओ भाई। देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, 3 आ रहा है, साफ साफ दिख रहा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 3 है। यहाँ देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 3 किसका आएगा, एक किसका आएगा, एक किसका आएगा। ओके, कोई दिक्कत ना। अब सम ऑफ जीरोस देखो, सम ऑफ जीरोस यहाँ से अगर निकालोगे, सम ऑफ जीरोस पर अगर चर्चा करोगे तुम इस इक्वेशंस को देखते हुए, तो तुम साफ साफ कहोगे -4/1 यानी -4। अब देखो सम इस दोनों में से ये दोनों तो पहले कैंसिल हो गया, ठीक है। तो इसमें से अगर देखो तो सम इसका 4 आ रहा है और इसका -4 आ रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, खत्म। अब बहुत बच्चा क्या करेगा, यहाँ पे टाइम बचाने के बजाय इसको क्या करेगा, ध्यान से इसको तोड़ेगा। कैसे तोड़ेगा, देखो x² प्लस 3x प्लस x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। इसको फैक्टराइज करो, x प्लस 3, x कॉमन लिए तो प्लस, यहाँ से x कॉमन लिए तो सॉरी यहाँ से 1 कॉमन लिए तो x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। ओके, ये आएगा। आप क्या है कि x प्लस 3 कॉमन ले लो तो यहाँ बचेगा x प्लस 1, ओके, इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x -3 और यहाँ से x जो है वो -1 होगा। ओके ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इससे जो है आप लोग का, मैं जो पहले बताया टाइम बचाने के लिए हम कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो इसमें सॉल्यूशन मांगता नहीं है, तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं। अगर आपको चाहे तो ऐसे बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन 2023 में भी आया था और 2024 में भी आया है, बहुत हर एक में क्वेश्चन आया। इसमें सिंपल सा प्रोबेबिलिटी क्या लगता है कि जो हमारा एक थ्योरम का यूज होता है, जैसे एक सर्कल है, क्या है, एक सर्कल है, ओके। तो सर्कल के जो एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट हम लोग बनाते हैं फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ये मान लो ये एक्सटर्नल पॉइंट ये रहा हमारा, तो यहाँ से जो टेंजेंट बना और ये जो टेंजेंट का लेंथ होगा वो डैट इज गोइंग टू बी इक्वल, ये कॉन्सेप्ट यूज लग के बन जाता है।
तो यहाँ से हम लोग ये कह सकते हैं कि हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है PA प्लस CS। क्या निकाल सकते हैं? PA प्लस CS किसके बराबर होगा? तो निकालो। देखो अगर ध्यान से देखो, पॉइंट P से PA और PD दो टेंजेंट बनाया जा रहा है, तो PA का लेंथ और PD का लेंथ बराबर होगा, तो लीजिए PD बराबर। वहीं पॉइंट S से SC और SD लेंथ बराबर होना चाहिए, क्योंकि S से दोनों ही टेंजेंट S से ही जा रहे हैं। तो PD प्लस हम लोग क्या लिख सकते हैं? SD। कोई दिक्कत नहीं। तो PD प्लस SD मतलब देखो PD और SD क्या बन रहा है? PS। दैट इज गोइंग टू बी PS। वेरी इजी क्वेश्चन। तो हमारा ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। ओके, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। तो हमसे पूछा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके बराबर होगा। चलिए कोई नहीं, चलते देखते हैं। तो यहाँ अगर ध्यान से देखो तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है? ध्यान से देखोगे, अल्फा प्लस बीटा जो सम ऑफ जीरोज है वो किसके बराबर आएगा? ठीक है, अल्फा प्लस बीटा जो सम है वो किसके बराबर आएगा? वो हमारे पास आएगा माइनस ऑफ माइनस ए, यानी ए के बराबर आएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं। स्क्वायरिंग दोनों तरफ क्या कर दो? स्क्वायर कर दो। दोनों तरफ स्क्वायर करो इक्वेशन के, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। अब ए स्क्वायर वाला है, अब ध्यान से देखोगे तो यहाँ से बी स्क्वायर वाला दोनों ऑप्शन कैंसिल, क्योंकि ए स्क्वायर आना है। तो यहाँ से आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। कोई दिक्कत? इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। यदि अल्फा बीटा क्या है? हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यहाँ से निकालोगे तो दैट इज गोइंग टू बी माइनस बी। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2b इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से अगर देखोगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2b। तो ए स्क्वायर प्लस 2b, यानी ये हमारा ऑप्शन सही हो गया। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आप लोग एक तरीका ये भी लगा सकते हो कि ऑप्शंस को देखो और ऑप्शंस के देख के देखो कि ये तो 100% कैंसिल होने वाला है। उसके बाद और आसान हो जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जैसे कि मैंने 2-3 क्वेश्चन में आप लोग करके भी दिखाया। अब कह रहा था एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन। अब पहले सब लाइन बनाओ लो। अब लाइन आप लोगों को एक इक्वेशन देख के आप लोग से लाइन बनवाया जाता था, उसमें आप लोग को टीचर बताते थे कि लाइन बनाने के लिए कम से कम तुमको 2 पॉइंट तो चाहिए। ठीक है, तो अगर लेट है, मान लो x को a मानते हैं, x इज इक्वल्स टू a, तो इक्वेशन के हिसाब से क्या हो जाएगा? इक्वेशन के हिसाब से हो जाएगा a प्लस ए बाई वाई बाई बी इज इक्वल्स टू 1। यहाँ से अगर a कट के 1 हो गया तो y बाई बी इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से y क्या आ जाएगा? y 0, यानी x a ले रहे हैं, देन y क्या आ रहा है? y इज इक्वल्स टू 0। ओके, वहीं पर मान लो लेट ठीक है, मान लो लेट y इज इक्वल्स टू बी। तो सिमिलरली अगर सॉल्व करोगे देन x जो है वो तुम्हारा 0 आएगा। इट मीन्स कि अगर यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे, यहाँ पर मान लो पॉइंट है y एक्सिस पे 0b, ये हमारा y एक्सिस है और ये हमारा x एक्सिस है। ओके, 0b, और यहाँ पे पॉइंट है हमारा a0 तो वो कहाँ? लाइन कुछ ऐसा जाएगा, देखो। ठीक है, लाइन कुछ क्या जाएगा? ओके, लाइन कुछ ऐसा जाएगा। ओके, अब यहाँ से अगर इस ट्रायंगल का देखोगे तो ये लेंथ हमारा क्या हो गया? ये लेंथ हमारा हो गया b यूनिट्स और ये लेंथ हो गया हमारा a यूनिट्स। अगर यहाँ से तुम ट्रायंगल का एरिया निकालो तो एरिया क्या हो जाएगा? एरिया जो रिक्वायर्ड एरिया है डेट इज गोइंग टू 1/2। अब चूंकि ये एंगल 90 डिग्री है तो बेस इंटू हाइट, तो 1/2 इंटू बी इंटू ए, तो 1/2 ए बी इज द एरिया रिक्वायर्ड। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ये खत्म क्वेश्चन। वेरी इजी क्वेश्चन। अब इसमें भी देखो, इसमें भी वही काम करवाया। ठीक है, हमसे पीछा ओपी का लेंथ बताओ। तो देखो ध्यान से देखो तो दे रखा है ए बी पी क्यू पैरेलल है। ठीक है, तो ए बी पी क्यू पैरेलल है, तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा और ये जो एंगल है हमारा ये इस एंगल के बराबर होगा। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। ओके,
दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अगर ध्यान से देखोगे तो हम लोग बोल सकते हैं ट्रायंगल, हम लोग क्या बोल सकते हैं, ट्रायंगल ओ बी ए इज सिमिलर टू ट्रायंगल ओ पी क्यू बाई ए सिमिलैरिटी। दो एंगल बराबर तो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते, तो ए सिमिलैरिटी। अब यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं बी ए बाई पी क्यू इज इक्वल्स टू ओ बी बाई ओ पी। तो बी ए हमारा क्या है 6/2 इज इक्वल्स टू ओ बी 3 है बाई ओ बी हमारा कितना है, ओ बी हमारे पास निकालना है, ओ बी सॉरी ओ बी बाई ओ पी है ना, हाँ ओ पी निकालना है तो ओ पी को एक्स मान लो। तो यहाँ से अगर एक्स का वैल्यू निकालोगे तो डैट इज गोइंग टू बी एक्स इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। खत्म। तो हमारा क्या आंसर हो गया, ये ला क्वेश्चन यूज करते हैं। अब आया तो 19 से 20 पे हमारा असर्शन रेज क्वेश्चन है। ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में बहुत बच्चा फंसता है। क्यों फंसता है सो देखो, क्या टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये सही बात है, एकदम सही बात है। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, ये भी अभी ऊपर बताया। अच्छा ध्यान से, अगर ध्यान से देखोगे तो इसी के मदद से वो वाला प्रूफ होता है। कैसे, देखो एक सर्कल है, ओके, यहाँ से हम लोग क्या किए, टेंजेंट बना लिए। टेंजेंट दिख नहीं रहा है साफ साफ, लेकिन मान लो टेंजेंट है ही, ओके ओके। तो ये आप लोग को बताया गया। तो ध्यान से देखो, तो दूसरा पॉइंट हम लोग क्या बोल रहा था, दूसरा पॉइंट में वो ये बोल रहा था कि सेंटर से जो लाइन ज्वाइनिंग है वो परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, होता है। अब इसी के मदद से प्रूफ होता है क्या, क्योंकि हम लोग यहाँ से कंस्ट्रक्ट करते हैं और बोलते हैं क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल है और ये कॉमन है दोनों में, और ये तो रेडियस है तो बराबर ही होगा, उसके वजह से ये भी बराबर हो जाएगा। ऐसे ही प्रूफ करते हैं ना। तो इसका मतलब क्या, बोथ आर द करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट फॉर असर्शन। तो हमारा 19 के लिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही होगा। कहला पॉलिनोमियल पी एक्स हैज़ 2 जीरोज, 2 रियल जीरोज। रियल जीरोज कब आते हैं, रियल जीरोज के लिए क्या होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ओके। तो ग्रेटर देन डी निकालो, तो डी के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे तो क्या है, 9 माइनस 12 दैट इज गोइंग टू बी -3। तो डी हमारा क्या आ गया, डी इज लेस देन 0, इसलिए असर्शन गलत हो गया। असर्शन क्या हो गया हमारे पास, फॉल्स हो गया, ठीक है। अब रीजन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 2 रियल जीरोज, कैन हैव एट मोस्ट 2 रियल जीरोज। तो ये तो सही बात है, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन 2 जीरोज होते हैं, तो हमारा पास ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही। चलते हैं आगे। अब आ जाते हैं सेक्शन बी पे, इस पे सेक्शन बी पे। अब ध्यान से देखो, इस तरह का सेम क्वेश्चन पहले भी मैं करवाया हूँ, ओके, फिर से करवाता हूँ। क्या है, कह रहा है कि मान लो √3 रेशनल है, तो हम लोग क्लास 10th के पहले ही चैप्टर में पढ़ते हैं कि रेशनल प्लस इरेशनल का जो सम होता है डैट विल ऑलवेज गिव्स क्या, इरेशनल देता है। तो यहाँ पे 2 हमारा क्या है, एक रेशनल नंबर है, और √3 क्या है हमारा, इरेशनल नंबर है। तो इस दोनों का सम क्या देगा, देयरफॉर यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि 2 + √3 डैट इज गोइंग टू बी इरेशनल। हो गया, खत्म क्वेश्चन। अब कह रहा है यहाँ पे 4 cot स्क्वायर 45 माइनस sec स्क्वायर 60 प्लस sin स्क्वायर 60 प्लस p इज इक्वल्स टू 3/4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। या फिर ये दोनों क्वेश्चन में से देख लो कौन सा क्वेश्चन ट्राई करते हैं। चलो, पहले वाले में अगर ध्यान से दोगे, ए वाला अगर ध्यान से देखो तो ए वाले में तो सिर्फ हम लोग को वैल्यू पुट करना है। कॉट स्क्वायर, कॉट 45 का वैल्यू √2 होता है, तो 4 × 2 कॉट स्क्वायर का, माइनस सेक स्क्वायर 60 का वैल्यू क्या होगा, 2/√3। सेक स्क्वायर 60 का वैल्यू, सॉरी सेक स्क्वायर 60 का वैल्यू, सेक 60 का वैल्यू 2 होता है, ओके। तो सेक स्क्वायर 60 का वैल्यू 4, तो -4, प्लस साइन स्क्वायर 60 का वैल्यू साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, तो इसका हो जाएगा 3/4 प्लस 3/4 इज प्लस p।
ओके, अगर यहाँ से ध्यान से दोगे तो ये किसके बराबर आएगा, 8 में से 4 जाएगा 4, तो 4 + 3/4, 4 + 3/4 प्लस पी, और ये जो इक्वेशन दे रखा था वो हमको 3/4 के बराबर दे रखा था, तो यहाँ से 3/4 कैंसिल हो जाएगा, तो p इज गोइंग टू बी -4, तो इसका तो आंसर -4 आया। और दूसरे वाले का देख लेते हैं क्या होगा। हम लोगों को दे क्या रखा है, बी ऑप्शन में अगर देखो हम लोग को दे रखा cos a प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 1, यही दे रखा है ना। तो यदि यहाँ से अगर ध्यान से देखो तो cos a इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos स्क्वायर a, ओके। तो cos a इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर a, कोई दिक्कत ना। चलो ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, तो अगर हम लोग को जो निकालना है उसका देखो, निकालना है उसका क्या, साइन स्क्वायर a कॉमन ले लो तो 1 प्लस साइन स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं। अगर साइन स्क्वायर ए किसके बराबर है, कॉस ए के बराबर है, और 1 प्लस साइन स्क्वायर ए कॉस ए के बराबर है। तो अगर ध्यान से देखोगे तो कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए के ही बराबर ई भी आ रहा है, इट मीन्स किसका ही वैल्यू 1 ही होगा, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, शो दैट द पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ओके। कोई नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन। मान लो एक ट्रायंगल बनाते हैं, ओके। नाम दे दो ए बी एंड सी। ए का कोऑर्डिनेट हमारा ले लेते हैं -2, -2 एंड 3, ठीक है। बी का कोऑर्डिनेट 8 एंड 3, सी का कोऑर्डिनेट 6 एंड 7, ओके। आपसे बोला राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल कैसे प्रूफ करेंगे कि किसी भी दो साइड के स्क्वायर का सम तीसरे साइड के स्क्वायर के बराबर हो गया, देन इट इज ऑब्वियसली, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम लग गया, इट मीन्स कि वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो अगर ए बी निकालो दैट इज गोइंग टू बी रूट अंडर 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ 10 का होल स्क्वायर रूट अंडर ही, तो 0 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर 100, तो 100 का रूट अंडर 10 ही आएगा ये, ठीक है। ए बी के बाद यदि बी सी कैलकुलेट करो तो डैट इज गोइंग टू बी अंडर रूट 8 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर, तो डैट इज गोइंग टू बी अंडर रूट 2 का स्क्वायर यानी 4, और 4 का स्क्वायर यानी 16, तो 4 और 16 20, कोई दिक्कत ना। यदि सी ए निकालने जाओ तो वो क्या आएगा, 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर अंडर रूट 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अगर ध्यान से होगा तो 8 का स्क्वायर अंडर रूट 64 और प्लस ये आएगा 7 और 16, तो डैट इज गोइंग टू रूट अंडर 80। तो अगर ध्यान से देखोगे तो बी सी का स्क्वायर किसके बराबर है, बी सी स्क्वायर जो है हमारा प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर यदि करो तो डैट इज गोइंग टू बी हमारे पास 20 प्लस 80 इज इक्वल्स टू 100, और ये जो 100 है वो हमारे पास ए बी का होल स्क्वायर है। तो अब ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी प्लस सी ए का होल स्क्वायर है, इट मीन्स कि वो पाइथागोरस थ्योरम लग गया, इट मीन्स कि ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया प्रूफ। अब कहोगे सर ए बी तो हाइपोटेनस का स्क्वायर के बराबर होना चाहिए था ना, तो हम ऐसे ही मान लिए, हमको क्या पता है कौन सा हाइपोटेनस है कौन सा, ऐसे ही तो हम ट्रायंगल ऐसे ही बना लिए थे, जरूरी नहीं है कि हम जो ए सी को हाइपोटेनस माने वही हाइपोटेनस, हमको बस प्रूफ करना था कि ट्रायंगल क्या है, पाइथागोरस। 24 नंबर क्वेश्चन हमारा हाइट एंड डिस्टेंस से, ओके। The length of the shadow of a tower on the plain ground is root under 3 times the height of the tower. Find the angle of elevation of the sun.
वो क्या करा, मान लो यहाँ पे हमारा एक टावर है, यहाँ कहीं सन होगा, सन सन सना सन, ठीक है, सन होगा। अब इसके रे ऑफ लाइट की वजह से कुछ शैडो बन रहा होगा, देखो ऐसा, यहाँ से ऐसे ना शैडो बन रहा होगा, ऐसा कुछ लाइट आ रहा होगा तो ओके, शैडो बना, ये हुआ शैडो हमारा, ये जो चीज़ है वो शैडो है। अब कह रहा है इस दोनों के बीच का जो रेशियो है, कह रहा है कि अगर ध्यान से देखोगे तो जो टावर का हाइट है मान लो h और शैडो का लेंथ है मान लो s, तो कह रहा है कि द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ टावर इज रूट अंडर 3 टाइम्स द हाइट। कह रहा है कि s जो है यानी लेंथ ऑफ शैडो है रूट अंडर 3 टाइम्स h, या मान लो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन यही होगा थीटा, तो यदि tan थीटा लगाओ तुम यहाँ से तो किसके बराबर आना चाहिए, परपेंडिकुलर एच वाई रूट अंडर 3h, तो एच से एच कैंसिल हो जाएगा 1/√3। अब tan थीटा का वैल्यू रूट अंडर 1/√3 कब आता है, सोचो, जब थीटा क्या हमारा 30 डिग्री हो, ओके, इट मीन्स कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन क्या हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। और बी ऑप्शन में देखो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट on the ground is 30 which is 30 meter away from the foot of the perpendicular of the tower is 30 degree, find the height of the tower। अब ध्यान से दो, उसी क्वेश्चन को घुमा के पूछ लिया, कह रहा है कि टॉप ऑफ द टावर को देखने से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है 30 डिग्री आ रहा है, ओके, और ये कह रहा है कि 30 मीटर दूर है, ये जो लेंथ है वो 30 मीटर है, हमसे पूछा ये हाइट ऑफ टावर, तो हाइट ऑफ टावर कैसे निकाल लेंगे, देखो तो tan 30 लगाओ, तो tan 30 अगर इस ट्रायंगल में लगाओ दैट इज गोइंग टू बी हाइट ऑफ टावर निकालना है तो उसको x मान लो, तो x/30 इक्वल्स टू 1/√3 इज इक्वल्स टू x/30, ओके। अब यहाँ से x को यदि सॉल्व करोगे तो दैट इज गोइंग टू बी 10√3 आएगा, तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो गया 10√3। ये था हमारा a और ये रहा हमारा b, ओके। चलते हैं अब आगे, इस क्वेश्चन में क्या है पढ़िए, बनाइए। इस क्वेश्चन में कह रहा है द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल, ए बी एंड ए सी आर द टेंजेंट्स, ठीक है, टू द सर्कल फ्रॉम पॉइंट ए, एंगल बी एस 65 एंड फाइंड एंगल बी ओ सी, ओके, कोई दिक्कत नहीं। ये क्वाड्रिलेटरल है और ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, एंगल्स अपोजिट टू द, ध्यान से देखो, ओ बी ए सी क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट सम ऑफ अपोजिट एंगल्स क्या हो जाता है 180, तो एंगल बी ओ सी प्लस एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल बी ए सी 65 है तो एंगल बी ओ सी इज इक्वल्स टू 180 माइनस 65, 180 माइनस 65 यदि करोगे तो क्या आएगा 115 डिग्री, यानी एंगल बी ए सी यानी ये जो एंगल हमको निकालना था दैट इज गोइंग टू बी 115 डिग्री। खत्म क्वेश्चन। अब आते हैं सेक्शन सी पे, तो इसमें से एलसीएम और एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना आप लोग को आना चाहिए, ठीक है, नहीं आता है कोई बात नहीं, फिर से करते हैं। तो सबसे पहले अगर ए नंबर बनाओ, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे 18180 का प्राइम फैक्टराइज, फिर 7575 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, चलो 5 के पारा में तो कट रहा है, कितना टाइम्स में 5 3 जा 15 बचेगा 3, 5 6 जा 30 बचेगा 1, फिर से 18 5 3 जा 15 फिर बचेगा 3, तो 5 6 जा 3 6 3 6, ओके, कोई दिक्कत नहीं। 6 के टेबल में देखो यदि तो 6, ठीक है, 0 6, कोई दिक्कत ना। अभी भी 6 के टेबल में देखो तो 1 0 1, और 101 किसी के टेबल में आता है क्या, आई थिंक नहीं आता है, 102 तो आता है लेकिन 101 3 के टेबल में भी नहीं आता है, 4 के टेबल में ना, 7 के टेबल में
ना 8 के टेबल में तो आएगा ही नहीं, 9 के टेबल में, 10 के टेबल में तो नहीं आएगा, 11 के टेबल में ना, 12 के टेबल में भी ना, 13 के टेबल में भी नहीं आएगा, 14 के टेबल में भी नहीं, 15, 16, 17 ना, तो 101 नहीं आएगा। ठीक है, 7575 को करो 5 के टेबल में, 1 5 1 5, फिर 5 से क्या आएगा, 3 0 3, फिर 3 से 101। तो इसका प्राइम फैक्टराइज करोगे तो क्या आया, 5 इंटू 6, 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3, फिर 6 को 2 इंटू 3 यानी 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, कोई दिक्कत ना, इंटू 101। और इसका एचसीएफ निकालोगे तो क्या आया, 5 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 101। अब एचसीएफ निकालना और एलसीएम दोनों निकालना है, तो एलसीएम में हमेशा देखते थे कोई भी अगर चीज़ है तो उसको देखते थे उसका सबसे ज़्यादा पावर वाला लेते थे, जैसे 5 का यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो 5 का पावर यहाँ ज़्यादा है तो ये वाला लेंगे एलसीएम के लिए। क्या कह रहे हैं, 5 का पावर 1 यहाँ है और 5 का पावर 2 यहाँ पे है। ओके, तो 5 का पावर 1 की वजह हम लोग एलसीएम में 5 का पावर 2 लेंगे, यदि एचसीएफ रहता है तो 5 का पावर 1 लेते हैं कम वाला, तो 5 स्क्वायर इंटू 2, देखो यहाँ भी 2 का पावर 0 है, क्योंकि 2 इंटू 1 करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता था, 2 का पावर 0 यहाँ है और 2 का पावर 2 यहाँ है, तो 2 का पावर 2 लेंगे। यहाँ पे 3 का पावर 1 है, यहाँ पर 3 का पावर 1 है, यहाँ पे 3 का पावर 2 है, तो यहाँ पे 3 का पावर 2 लेंगे। और 101 दोनों जगह है, एक ही पावर है, तो 101 ये है हमारा एलसीएम, अब इसको इंटू करके एलसीएम निकाल लो। अब देखो एचसीएफ है कॉमन, लेस्ट कॉमन फैक्टर, यहाँ क्या है 5 का पावर 1, यहाँ पर 5 का पावर 2, तो 5 का पावर 1 लेंगे कॉमन, इंटू 2 का पावर 2 और 2 का पावर 0, तो क्या कॉमन लेंगे, 2 का पावर 0, यहाँ 2 का पावर 2 और यहाँ पे 2 का पावर 0, इसमें 2 का पावर 0, तो 2 का पावर 0 लेंगे। 3 का पावर 2 और 3 का पावर 1, तो 3 का पावर 1 लेंगे, और 101 दोनों जगह कॉमन ही है तो 101 लेंगे। खत्म, एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकल गया, मल्टीप्लाई करके निकाल लो। अब ध्यान से देखो इस क्वेश्चन में क्या है, बी नंबर में देखोगे यदि, तो बी नंबर क्या है, 3 वेल रिंग्स एट 6 12 एंड 18 मिनट्स, मतलब एक 6 मिनट पे, एक 12 मिनट पे और एक 18 मिनट पे बेल का रिंग करता है। इफ ऑल द 3 वेल रैंक्स एट 6 AM, व्हेन विल दे रैंक टुगेदर, कब होगा फिर से एक साथ, कब बजेगा फिर से, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। आगे चलते हैं, कह रहा है कि 6 मिनट 12 मिनट और 18 मिनट पे 3 बेल अलग अलग बजता है रिस्पेक्टिवली, तो एक साथ वो 6 बजे बना, तो फिर से एक साथ कब बजेगा, तो लो मान लो कि फिर से एक साथ बजने के लिए हम लोग क्या करते थे, एलसीएम निकालो, फिर से एक साथ कितने मिनट बाद बजता है, तो एलसीएम ऑफ 6 12 एंड 18 अगर निकालोगे तो डैट इज गोइंग टू बी आई थिंक 6 के टेबल में 1 2 3, तो 36 आएगा, यानी 36 मिनट बाद फिर से एक साथ बजेगा। यानी अगर तुम ध्यान से देखोगे तो 6:36 AM में फिर से टुगेदर वो बजेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव डैट 1/cos थीटा माइनस cos थीटा 1/sin थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल्स टू 1/tan थीटा प्लस cot थीटा। चलते हैं भाई आगे, क्या दिक्कत है इसमें, चलो देखो LHS को देखो, हम इसको अगर मल्टीप्लाई करके क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं, बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं। चलो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, ओके, बाई कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं। अगर ध्यान से देखोगे तो ये साइन बाई कॉस क्या लिख सकते हैं, टैन थीटा, और एक हमारा क्या बच जाएगा, साइन थीटा। कॉस बाई साइन यदि लिखोगे तो क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, और एक क्या बच जाएगा हमारा, कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं।
अगर ध्यान से इसको छोड़ो, इसको नहीं, ऐसे नहीं। अगर ध्यान से हम लोग देखें तो इसको एक और चीज़ कर सकते हैं, एक साइन से एक साइन तो यहाँ चला जाएगा, साइन स्क्वायर चला गया, स्क्वायर से स्क्वायर चला गया, तो क्या बचा, साइन थीटा कॉस थीटा मल्टीप्लीकेशन। ये हमारा रहा LHS, ये रहा हमारा LHS। यदि RHS को देखो, इसमें दोनों तरफ एक कभी आइडेंटिटीज़ के जाए तो क्वेश्चन में LHS को सॉल्व करते जाओ RHS आ जाता है, लेकिन इस क्वेश्चन में दोनों तरफ सॉल्व करना पड़ेगा। RHS हमारा है 1/tan थीटा, ये दे रखा है, प्लस कॉट थीटा। यदि इसको साइन कॉस में बदलोगे तुम, यदि इसको साइन कॉस में बदलोगे तुम तो आ जाएगा 1 साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। कोई दिक्कत नहीं। अब आगे चलेंगे, यदि ध्यान से अगर देखो तो क्या होगा, साइन ऊपर में देखोगे तो 1 बाई इसको देखोगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे अभी भी क्या आएगा, साइन कॉस, साइन थीटा कॉस थीटा। तो इसको यदि सॉल्व करोगे तो ऊपर चला जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, नीचे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का सम तो 1 ही आएगा। देयरफॉर अब यहाँ से हम लोग कह सकते हैं, देयरफॉर LHS इज इक्वल्स टू RHS। खत्म क्वेश्चन। ओके, 28 नंबर क्वेश्चन। देखो 28 नंबर क्वेश्चन में बहुत बच्चा से हम पूछे तो 10 में से 3 बच्चा गलत बना के आया। उसको लगा कि हम सही बना रहे हैं, लेकिन गलत बना के आया। क्या गलत बना के आया, पहले वो सीख लो, और क्या सही होगा फिर वो बताते हैं। तो कह रहा है कि हम लोग मान लिए सर, हम लोग ये मान लिए, जो गलत बचा था वो बोला कि सर PQ है, ओके सॉरी PR एक लाइन है, मान लिए, ठीक है P और R है, उसके बीच में लाइन होगा। जब Q चूंकि उससे बराबरी दूरी पे है दोनों से, तो ये मिड पॉइंट पे होगा, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ PQR, ये मान लिया, ठीक है। तो वहाँ पर उसका क्या हो गया, बेड़ा गर्क हो गया, गलत हो गया। क्यों? क्योंकि भाई कहाँ दे रखा है कि Q लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग P एंड R, क्वेश्चन में दे ही नहीं रखा। तो हम कैसे मान लें कि Q जो है वो लाइन पे लाई करता हो, चाहे मिड पॉइंट ही हो। देयरफॉर वी ऑलवेज, हम लोग जो दे रखा है उसी को मानेंगे, यदि नहीं दे रखा है तो एक कलेक्टिवली जो ऐसा चीज मानेंगे जिससे कि ये भी केस आ जाए। कलेक्टिवली क्या मानेंगे, मान लेंगे कि Q जो है इस दोनों से बराबरी दूरी पे है। हम नहीं मानेंगे कि लाइन पे हो, लाइन इस दोनों के लाइन ज्वाइनिंग पे भी हो सकता है, ये भी बराबरी दूरी हो, ये भी हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये केस ये है कि Q जो है इसका मिड पॉइंट है, ठीक है ओके। तो ये कहीं भी नहीं लिख रखा है कि Q जो है लाइन पे लाई करेगा, तो हम लोग मान के चलेंगे Q कहीं भी लाई कर सकता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा कुछ नहीं करेंगे, सिंपल सा क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, उसी से सॉल्व हो जाएगा। अब चूंकि इक्वी डिस्टेंस है, इट मीन्स कि PQ जो होगा वह बराबर होगा हमारे पास QR के, कोई दिक्कत नहीं। अगर PQ तुम निकालने का कोशिश करो, डैट इज गोइंग टू बी रूट अंडर 5 - 0 का होल स्क्वायर प्लस -3 - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू QR यदि निकालोगे तो 0 - x का होल स्क्वायर, ओके, प्लस 6 - 1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो ये 25 प्लस 16 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 25 आएगा। यहाँ से अगर ध्यान से देखोगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 आएगा। यहाँ से अगर ध्यान से करके देखो तो एक्स स्क्वायर 16 के बराबर आएगा, तो एक्स इज इक्वल्स टू प्लस -4 आएगा, ओके। एक्स इज इक्वल्स टू प्लस -4 आया, इट मीन्स कि एक्स का वैल्यू +4 और -4 दोनों आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं आगे। अब कह रहा है अ कार हैज़ 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप। विच डू नॉट ओवरलैप करने का मतलब, मान लो एक वाइपर अलग है, तो वाइपर सर्कुलर पाथ में चलता है तो ऐसे होगा, ऐसा चल रहा होगा अपना सर्कुलर आर्क में, एक वाइपर अलग है ऐसे चल रहा होगा अपन में, तो ये जो है अंत में यहाँ पे आके ओवरलैप कर रहा है, तो ऐसा ओवरलैप नहीं कर रहा है, वैसा 2 कार वाइपर हमारा, ठीक है, इसमें कोई शक तो नहीं होना चाहिए। चलते हैं आगे। A car has 2 wipers which do not overlap. Each wiper has a blade of length 21 सेंटीमीटर। कह रहा है कि हर एक का जो यहाँ मान लो उसका कनेक्टिंग पॉइंट और यहाँ से यहाँ तक वाइपर है जो कैसे ऐसे घूमते रहता है, वो 21 सेंटीमीटर का है। स्वीपिंग थ्रू एन एंगल 120 डिग्री, फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप
ऑफ द टू ब्लेड्स, ठीक है, दोनों ब्लेड से एक स्वीप में कितना, अब एक स्वीप में मतलब कितना एरिया वो कवर करता है, ध्यान से देखो। तो एक स्वीप क्या देखते हैं, अब वो क्या, ये जो स्वीप क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि 120 डिग्री तक घूमता है। लेट्स सपोज यहाँ से जो है वो 120 डिग्री तक घुमा, मान लो ये 120 डिग्री है, ओके। तो ये जो है ये कुछ ऐसा घुमा होगा, ओके। तो ये जो है, ये जो एरिया है हमारा, ये जो एरिया है वही बता रहा है, एक स्वीप का ये एरिया होगा, उसे दुगना कर देंगे तो दोनों स्वीप मतलब दोनों ब्लेड की वजह से कितना एरिया स्वीप कर रहा है उसको पता चल जाएगा। तो एक की वजह से निकालो यदि, तो सिंपल सा एरिया रिक्वायर्ड अगर करोगे, एरिया रिक्वायर्ड अगर करोगे तो क्या हो जाएगा 2, क्योंकि दो ब्लेड है, इनटू पाई आर स्क्वायर तो होता है हमारा ये जनरल 360 के लिए, लेकिन 120 डिग्री क्या हो जाएगा 120 डिग्री बाई 360। सिंपल सा एक सेक्टर का एरिया है, एरिया ऑफ सेक्टर सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये क्या हो गया एक तरह से सर्कल ही है ना, सर्कल का सेक्टर ही है, और क्या। तो यहाँ से अगर ध्यान से होगा 2 इंटू पाई तो 22/7 होगा, पाई 22/7 इंटू रेडियस कितना है हमारा, रेडियस 21 सेंटीमीटर, तो 21 इंटू 21 इंटू 1/3। तो अगर ध्यान से होगा तो 7 3 से 21 एक तो चला जाएगा, तो 22 गुने 22, तो 22 का स्क्वायर जो होगा वो हमारा शायद 484 आता है। तो हमारा आंसर हो गया 484 सेंटीमीटर स्क्वायर, खत्म ये भी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन देन द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी क्या होगा, कोई नहीं। चलो देखो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन में अगर ध्यान से देखोगे तो क्या करते थे हम लोग, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन में होता था कि जो रेशियोज है वो बराबर आना चाहिए। अब देखो इसको प्रॉपर ढंग से तुम लोग सॉल्व करना, ठीक है ना, लिख के कि फॉर द इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन A1/A2 A1 ऐसे करके वगैरह वगैरह, ठीक है। तो वैसा नहीं, हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। क्या होता था 2/2A प्लस इज इक्वल्स टू होना चाहिए था 3/A/A प्लस B इज इक्वल्स टू होगा 7/28, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से अगर ध्यान से देखो 2/2A डैट इज इट शुड बी 1/4। यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से निकाल सकते हैं A इज इक्वल्स टू 4, A 4 आया, तो अब ध्यान से देखोगे तो 3/A प्लस B जो होगा वो भी 1/4 के बराबर होगा। अगर A 4 आ गया, 3A 4 आ गया तो 4 प्लस B इज इक्वल्स टू 1/4। अगर इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से B हमारा 8 आता होगा, दिखेगा तुमको। तो यहाँ से क्या हो गया A4 क्या आता दिखेगा A4 एंड B8, ओके, कोई दिक्कत ना। चलो अब इसका A नंबर तो सॉल्व हो गया, B नंबर सॉल्व करके देखो क्या था। कह रहा है इफ दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन देन सॉल्व द इक्वेशंस फॉर द वैल्यूज ऑफ x एंड y। अब इसमें देखो क्या पेचीदा है, ये थोड़ा सा बहुत लंबा जाएगा, क्या जाएगा, बहुत ही लंबा जाएगा। सब्स्टिट्यूट अगर एलिमिनेशन मेथड से भी जाओगे तो इसको वो कम से कम 131 से मल्टीप्लाई करो, इसको 217 से, फिर जो है सॉल्व करो। या फिर देखो कुछ कॉमन आ रहा है क्या, 217 किसी से कटे आया 131, मेरे हिसाब से तो नहीं आ रहा है कॉमन, तो ऐसे ही करना पड़ेगा। तो बी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। क्या करना है इसमें आप लोग इसमें क्या कीजिएगा, मल्टीप्लाई बाय 131 और इस इक्वेशन मल्टीप्लाई बाय 217, उसके बाद एलिमिनेशन मेथड लगाइएगा और सॉल्व कर लीजिएगा। उतना इंटू करने कौन जाएगा। इन द गिवन फिगर एंगल O इज द सेंटर ऑफ दिस एंगल QPR इज द टेंजेंट, ठीक है, एट P प्रूव दैट एंगल QAP यानी ये एंगल एंड ये एंगल का सम जो है वो 90 डिग्री होगा, ये प्रूफ करना है हमको। कोई दिक्कत नहीं है, चलते हैं, क्या है, चला जाए, सॉल्व किया जाए। ध्यान से देखो, यदि हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें ईमानदारी पूर्वक, तो ये ट्रायंगल देखोगे आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल हमारा क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, कोई दिक्कत नहीं। आइसोसेलेस ट्रायंगल का बेस एंगल्स बराबर, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर वी कैन से दैट दिस एंगल एंड ये जो एंगल है वो बराबर आ रहा है, ओके। और हम लोग ये भी तो बोल सकते हैं कि ये जो पूरा एंगल है दैट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये टेंजेंट है और सेंटर से एक लाइन अगर इस पर ड्रॉ किया तो दिस एंगल इज 90 डिग्री। तो अगर ध्यान से देखो तो एंगल OPR जो होगा वो 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो एंगल OPR को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एंगल
क्यू ए पी प्लस एंगल क्यू ए पी कैसे लिख सकते हैं, एंगल क्यू ए पी नहीं लिख सकते, सॉरी, एंगल ओ पी ए प्लस एंगल ए पी आर, इसका सब 90 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। आप ध्यान से देखो, एंगल ओ पी की एक जगह एंगल ओ ए पी भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर हैं। एंगल ए पी आर इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, और एंगल ओ पी ए ही जो है वो एंगल क्यू ओ ए पी है, सेम ही एंगल है, तो एंगल ए पी आर इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। प्रूफ अब इसी तरह लिखना होगा कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये एंगल बराबर होगा, तो इसकी वजह से ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। चलो भाई, अब आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स टाइप में, है ना। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मस्ट बी टेकन एज सम 180 के बराबर आना चाहिए। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दे रखा है, अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देखते ही हम लोग क्या लिखते थे, ए हमारा यानी फर्स्ट टर्म हमारा है 45 और डी हमारा अगर ध्यान से देखें तो है -6। ओके, डी हमारा क्या है, अब क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन है तो उसको प्रॉपर देखो, हर एक क्वेश्चन मैं इस क्वेश्चन को प्रॉपर 5 नंबर क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है वो करके दिखा देता हूँ। ओके, ध्यान से अगर देखो तो d इज इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, d इज इक्वल्स टू 39 नहीं, d इज इक्वल्स टू a2 माइनस a1 डैट इज इक्वल्स टू 39 माइनस 45 डैट इज इक्वल्स टू -6, यानी d -6 आया। सम ऑफ रूट्स वी हैव गिवन, सम ऑफ रूट्स, सॉरी गलती बोलते, वी हैव गिवन दैट sum of AP, sum of given AP should be 180. Also we know that sum of n terms is equals to n by 2 into 2a plus n minus 1 d। thus एस एन की जगह हमको क्या लिखना है, 180 इज इक्वल्स टू एन का तो वैल्यू निकालना है n/2, ए का वैल्यू 45 तो 2 इंटू 45, एन का वैल्यू निकालना है फिर से तो प्लस n-1 और डी का वैल्यू है -6। ओके, अब यहाँ से देखो 180 इज इक्वल्स टू n/2 इंटू 90 प्लस तो -6n प्लस 6, कोई दिक्कत ना। 180 इज इक्वल्स टू 48n इधर सॉल्व करोगे इसको तो 48n माइनस 3n स्क्वायर आएगा, और इसको सॉल्व करो प्रॉपर तो 3n स्क्वायर तो n स्क्वायर माइनस 16n प्लस 60 इज इक्वल्स टू 0। जिसको सॉल्व करोगे तो n माइनस 10 फैक्टराइज करोगे तो n माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो n हमारा 10 आएगा और n हमारा 6, दोनों आंसर सही होगा, दोनों आंसर सही होगा। अब बताओ कि दो आंसर क्यों आया, ऐसे सॉल्व करते हैं 5 नंबर वाले क्वेश्चन। दो आंसर क्यों आया, तो दो आंसर इसलिए आया क्योंकि ये डिक्रीजिंग एपी है। क्या है, डिक्रीजिंग एपी है। तो यदि ध्यान से देखोगे तो 45 39 33, उसके बाद क्या आएगा हमारा 27, उसके बाद आएगा हमारा 21, उसके बाद क्या आएगा हमारा 15, उसके बाद आएगा हमारा 9, उसके बाद आएगा हमारा 3, उसके बाद हमारा आएगा क्या, और ध्यान से देखो तो पहले 6 टर्म का सम होगा क्या होगा 3 3 6 180 होगा। अब बोलोगे सर आगे बढ़ रहे हैं 7 8, देखो 9 10 क्या हो जाएगा हमारे पास -15, ये ना होगा 3 3 6 3 1 10, यहीं तक होगा। अब बोलोगे 10वें टर्म का भी सम हमारा क्या रहा है, अरे यार सॉरी, 10वें टर्म का भी जो सम है वो हमारा क्या आ रहा है, वो हमारा आ रहा है, ये देखो ये रहा हमारा छठा, 6 टर्म कहाँ तक पूरा, यहाँ तक,
ओके, इसका सम क्या है 180। अब इस 10 टर्म का भी 180 क्यों आ रहा है, ध्यान से होगा, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, -9, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए 10 आ रहा है। डिक्रीजिंग एपी का जब सम दे रखा है तो उसका चांसेस होता है कि नंबर ऑफ टर्म्स जो हो 2 आंसर आए, उसका रीजन ये है। अब चलते हैं, फिर से आ गया हाइट एंड डिस्टेंस का एक प्यारा सा क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा हाइट एंड डिस्टेंस का, कह रहा है एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। क्या कह रहा है ध्यान से देखो, कह रहा है कि एक लाइट हाउस है, लीजिए मान लिए कितना है 75 मीटर हाइट है, मान लो लाइट हाउस है ए बी। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है 2 शिप है, मान लो एक शिप यहाँ पे और एक शिप यहाँ पे। ऐसा कुछ सही स्टेट तो एकदम नहीं बना, ठीक है। यहाँ पे एक शिप और यहाँ पे एक शिप है सी डी। कह रहा है जब बी को टॉप ऑफ द लाइट हाउस से देख रहे हैं, जब बी को सॉरी सी को जब टॉप ऑफ द अथी से देख रहे हैं, एक सेकेंड, तो जो हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन है ये वाला, एंगल ऑफ डिप्रेशन ये वाला है, ठीक है। ये जो है कितना है, ये वी हैव दे रखा है 30 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री नहीं होगा, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। देखो ये वाला का ध्यान से देखो क्या दे, अब इसको देख रहे हैं डी को तो 60 डिग्री आ रहा है, सॉरी डी को देख रहे हैं 30 डिग्री ना, डी पर 30 डिग्री आ रहा है और ये जो है हमारा ये कितना आ रहा था 60 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं, 60 डिग्री आ रहा था। तो अगर ध्यान से देखोगे तो ये अगर ध्यान से देखोगे तो ये 30, तो इट मीन्स कि ये भी 30 क्योंकि पैरेलल है, और ये 60 तो ये भी 60, कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखो सिंपल सा क्या लगाना है, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी में यदि tan 60 लगाओ तुम, tan 60 क्या होता है हमारा √3, तो tan 60 क्या आना चाहिए ए बी बाई ए सी, ये आना चाहिए। तो tan 60 हमारा √3 ए बी बाई ए सी निकालना है। तो यहाँ से अगर ए सी निकालोगे तो ए सी इज इक्वल्स टू 25 √3 आएगा, सॉल्व करके देख लो 75 √3, ठीक है। उसके बाद यदि ध्यान से देखोगे ए बी के बाद, तो यदि इन ट्रायंगल ए बी डी में tan 30 लगाओ तो क्या आएगा, tan 30 लगाओगे तो ए बी बाई ए डी, ठीक है। अब यहाँ से अगर ए डी निकालो तो डैट इज गोइंग टू बी क्या हो जाएगा, ए बी हमारा क्या है 75 और 1/75 √3। अब हमको दोनों के बीच का डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स यदि निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स यदि हम लोग को क्या करना है निकालना है, तो डैट इज गोइंग टू बी 75 √3, tan 30 का 1/√3 माइनस 25 √3, तो डैट इज गोइंग टू बी 50 √3, और √3 का वैल्यू हम लोग को बोल रखा है क्वेश्चन में 1.73 यूज करना है, तो कर लीजिए भाई, यहाँ से निकाल लीजिए। ओके, अब यहाँ पे अगर दूसरा क्वेश्चन देखा जाए, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ 30 मीटर हाई। अब तो मैं इस क्वेश्चन को समझा देता हूँ, सॉल्व आप लोग कर लीजिए, क्योंकि बच्चा को हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन में सबसे जो मेन दिक्कत होता है वो डायग्राम बनाने में दिक्कत होता है। जो बच्चा डायग्राम सही और सटीक बना लिया, उसमें कुछ नहीं, ट्रायंगल में छोटा मोटा ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो लगाना है और सॉल्व करना है। अगर ध्यान से वो क्या कह रहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द ग्राउंड, वो कह रहा है कि एक मान लो एक टावर है, ठीक है। अब इस ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के ऊपर एक टावर है, इस बिल्डिंग के ऊपर एक टावर है, ठीक है। ग्राउंड से, अब इस कुछ ग्राउंड होगा, ठीक है। ग्राउंड से किसी पॉइंट से, मान लो ले सपोज ये हमारा पॉइंट है, इस पॉइंट से
कह रहा है कि टॉप पे देख रहे हैं ट्रांसमिशन केबल के टावर के, या और उसके बॉटम पे देख रहे हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो हमारा 30 डिग्री एंड 60 डिग्री है। ओके, अब हमसे क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, हमसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में ठीक ना, कि फाइंड द हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर, और ये दे रखा है, ये दे रखा है हमको 30 मीटर। हमसे इसका पूछा, मान लो ये x है तो इसका लेंथ पूछा है, तो यहाँ से दो ट्रायंगल लगाओ, एक बार इस ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगाओ और एक बार इस पूरे वाले ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगाओ, वहाँ से x का वैल्यू आराम से निकल आएगा। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कह रहा है अ स्टूडेंट नोटेड द नंबर ऑफ कार्स पासिंग थ्रू अ स्पॉट ऑन रोड फॉर 100 पीरियड्स ईच ऑफ 3 मिनट्स। कह रहा है कि 100 पीरियड्स तक देखा और हर एक पीरियड का जो टाइम है वो कितना है, 3 मिनट है। ठीक है, तो फाइंड द मीन एंड मीडियन ऑफ द कार। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कुछ समझा देता हूँ, आप लोग खुद से सॉल्व किया, कुछ है खास है नहीं, मीन और मीडियन निकालना, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन। चलते हैं आगे, ध्यान से देखो। अब देखोगे तो स्टैटिक्स का जो है सिर्फ और सिर्फ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन डायरेक्टली देता है। ओके, कह रहा है कि नंबर ऑफ कार्स इतना है, फ्रीक्वेंसी मतलब पीरियड्स इतना है, कितना पीरियड्स के लिए है, तो 0 से 10 कार्स जो है वो 3 मिनट के जो पीरियड है उसमें 7 पीरियड्स में जो है 0 से 10 बार गया, 14 पीरियड में 10 से 20 बार कार गया, 13 पीरियड वैसा है जिसमें से 20 से 30 कार गया है, और फिर ठीक है, तो इसको सॉल्व कर सकते हैं आप लोग खुद से, कोई दिक्कत तो इसमें होना नहीं चाहिए। मीन के लिए क्या है, इसका पहले निकालना है, इसका एक्स आई निकालो, इसके आधा, फिर इसका आधा एक्स आई, फिर इंटू करो एफ आई एक्स आई बाई सम ऑफ एफ आई कर लो, आ जाएगा मीन। मीडियन के लिए आप लोग को फार्मूला बताया गया, उसके लिए सॉल्व कर लो। अब आ गया था साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड पी क्यू एंड क्यू आर एंड मीडियन ऑफ पी एम ऑफ द ट्रायंगल सो डैट ए बी सी ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर इज, सिंपल सी बात है। अब बराबर होता है तो हमको पता है कि, अब ध्यान से देखो, ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी बाई क्यू आर है। एक तो चीज़ ये दे रखा है, ये ऑप्शन देखो तो, फिर हम लोगों को क्या दे रखा है, फिर हम लोग को दे रखा है 20, फिर हम लोग को दे रखा है ए डी बाई पी एम इज इक्वल्स टू ए बी बाई पी क्यू। यही तो होता है, सिमिलरिटी का प्रूफ खत्म। अब थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ एम ऑफ द साइड सी डी ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी द लाइन बी एम इज ड्रॉन इंटरसेक्टिंग ए सी एट एल एंड ए डी इन ई प्रूव डैट ई एल इज इक्वल्स टू बी। बी ऑप्शन देखो, इसमें तो डायरेक्ट इसको बोल दिया गया, दे रखा है साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शनल होता है, तो ट्रायंगल जो होता है वो सिमिलर ही होता है, तो प्रूफ किया जा सकता है, तो कोई दिक्कत इसमें है नहीं। थ्रू द मिड पॉइंट, इसमें अच्छा से ए नंबर में अच्छा से फिगर और अच्छे से लिख ढंग से लिखना था, बस काम खत्म। थ्रू द मिड पॉइंट एम द साइड ए बी सी डी, कह रहा है कि अगर बी ऑप्शन देखो, क्योंकि इसमें जो है बी ज़्यादा हार्ड है ए से, बी अगर ध्यान से देखोगे यार, थ्रू द पैरेललोग्राम है, सबसे पहले तो पैरेललोग्राम बनाओ अच्छा सा, ठीक है, ठीक ठाक ही है पैरेललोग्राम, और क्या। ए बी सी डी, ठीक है। अगर है द लाइन फ्रॉम द एम इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी एम, और बी एम एक लाइन ड्रॉ किया गया, लो बी एम लाइन ड्रॉ कर दिए, इज द लाइन बी एम इज इंटरसेक्टिंग ए सी इन एल, तो ए सी को जो है वो एल पे काट रहा है, मान लो यहाँ पे एल इस पे काट रहा है, एंड ए डी इन ई, अगर ए डी निकालोगे, ए डी को क्यों काटेगा भाई बी एम, एंड ए डी इन ई प्रोड्यूस्ड, ओ सॉरी ध्यान से, तो इसको हटाना पड़ेगा, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया,
कोई नहीं। अब आगे क्या कर रहा है, इस क्वेश्चन को तो मैं आप लोग समझा चुका हूँ 30 का ये। आई होप आप लोग समझ भी गए होंगे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। कह रहा है कि जब एडी को हम लोग आगे प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है कर दिए, तो ये जो बीएम लाइन है उसको ई पे काटेगा। ठीक है, थोड़ा सा साफ सुथरा कर लेते हैं फिगर, ऐसा कुछ। ओके, और कुछ गड़बड़ी है क्या? नहीं, अगर ध्यान से देखें तो इसमें थोड़ा सा सुधार हो सकता है। चलो परफेक्ट है, उतना तो चलता है। ठीक है, अब आगे ध्यान से देखोगे यदि, तो प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है ई एल जो है हमारा ई एल इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स दी बी एल। यानी 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 ट्रायंगल्स को क्या दिखाना है, सिमिलर दिखाना है। यदि सिमिलर दिखा दिए तो हमारा काम बन गया। ठीक है, दिखाओ भाई। यानी यहाँ से अगर ध्यान से दोगे तो हमको निकालना है एक्चुअली में क्या है, ई एल बाई बी एल का रेशियो 2 निकालना है, बस यही निकालना है। देखो किस किस ट्रायंगल को सिमिलर करने पर ये बात जो है वो आ सकता है। डी ई, ओके, एक सेकेंड रुक जाओ। सोचो सोचो, हम भी सोच रहे हैं, थोड़ा सा सोचो तुम लोग भी, क्या किया जा सकता है। ध्यान से देखोगे तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल तो सिमिलर है। ठीक है, कौन सा ट्रायंगल बताते हैं एक बार फिर से। एक ट्रायंगल तो ये, और एक ट्रायंगल हमारा ये वाला, ये दोनों सिमिलर है। ओके, क्यों सिमिलर है? क्योंकि ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। ये दोनों तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से, ये दोनों ये वर्टिकली अपोजिट बराबर, और ये और ये बराबर है अल्टरनेट इंटीरियर से। तो ट्रायंगल तो सिमिलर हो गया। अब बस हम लोग को प्रूफ ये कर देना है कि हमारा जो ए डी ई जो है वो ए डी के बराबर है। अगर ये प्रूफ कर दिए तो काम खत्म हो जाएगा हम लोग को। ठीक है, ये अगर प्रूफ कर दिए तो काम समाप्त। ध्यान से देखें, और कुछ हो सकता है क्या, सोचो तो। चल, एल इज द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शंस भी प्रूफ किया जा सकता है। देखो 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 ये कैसे हुआ है, इस क्वेश्चन में क्या किया जाए। सिमिलर तो है, बस साइड्स का रेशियो निकालना है कि ए इज 2 टाइम्स ऑफ बी सी या 2 टाइम्स ऑफ डी ई निकाल लो, 2 टाइम्स ऑफ ए डी निकाल लो तो बराबर होगा। ई पे कंस्ट्रक्ट कहाँ काटेगा, सो निकालना है ना। अच्छा चलो ध्यान से देखो, अभी ध्यान से देखो, हो गया बात। इसमें अब क्या है, देखो इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन इसलिए हो गया क्योंकि इसमें कॉन्ग्रुएंसी यानी क्लास 9th का कॉन्सेप्ट और सिमिलैरिटी क्लास 10th का कॉन्सेप्ट यूज कर रहा है। अब मैं मार्क कर रहा हूँ ट्रायंगल को, देखना एक ट्रायंगल इसको देखो, ओके, और एक ट्रायंगल तुम जो हो ये इसको देखो, सॉरी इसको नहीं, इसको। ठीक है, तो इस दोनों ट्रायंगल में अगर तुम ध्यान से देखोगे तो एम मिड पॉइंट है, इट मीन्स कि ये साइड बराबर, कोई दिक्कत, और ये साइड बराबर होगा। ठीक ना, ये और ये साइड बराबर होगा अल्टरनेट इंटीरियर से, ये और ये एंगल, सॉरी, और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल से बराबर होगा। अब जब वर्टिकली अपोजिट एंगल से बराबर हो गया, इट मीन्स कि ये और ये ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। और जब ये और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो हम लोग बोल सकते हैं कि डी ई और बी सी और डी बराबर होगा, बोल सकते हैं ना। तो वहाँ से हम लोग ये भी बोल सकते हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम में बी सी और ए डी बराबर होता है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो यहाँ से हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो डी ई है, सॉरी ए ई है, वो 2 टाइम्स ऑफ बी सी है, 2 टाइम्स ऑफ बी सी है। और हम लोग ट्रायंगल भी, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल बोल चुके हैं कि सिमिलर है, पहले प्रूफ कर चुके हैं सिमिलर है।
समझे। तो वहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो अब जाहिर सी बात है बोल सकते हैं साइज का रेशियो बराबर। अब साइज का रेशियो बराबर इट मीन्स कि हम लोग बोल सकते हैं ई एल बाई बी एल इट शुड बी इक्वल्स टू डी ए बाई बी सी, बोल सकते हैं ना। ई एल बाई बी एल, है ना। अब डी ए क्या है हमारा, डी ए इज 2 टाइम्स ऑफ बी सी बाई बी सी, कट गया तो ये बी सी क्या 2 आया ना। अब समझिए हम इसको ओरली प्रूफ किए हैं क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग खुद से ट्राई कीजिए। यदि इस क्वेश्चन में फिर से प्रॉब्लम है तो हम लोग को कमेंट कीजिएगा, मैं इस क्वेश्चन को फिर से समझा के आप लोग को समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चलते ओके, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है केस बेस स्टडी क्वेश्चन, कुछ नहीं। व्हाट इज द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ओ डी सी ओ, कह रहा है कि इस क्वाड्रेंट का एरिया बताओ। तो क्वाड्रेंट का एरिया निकालने में क्या है, आप लोगों को कुछ दिक्कत होना नहीं चाहिए। क्या क्वाड्रेंट का एरिया, ईच मेमेंटो इज मेड एज शोन इन द फिगर एंड इट इज बेस्ड एज टू, इसका क्वाड्रेंट रेडियस दे रखा, रेडियस देने के बाद साथ साथ हमको क्या दे रखा, अरे बोल लो, रेडियस दे रखा है। क्वाड्रेंट का एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग 1/4 टाइम्स ऑफ पाई आर स्क्वायर। क्वाड्रेंट का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे 1/4 पाई आर स्क्वायर, तो 1/4 इंटू 22/7 1/4 गुने 22/7, और आर कितना है हमारा 7 का स्क्वायर ही है, तो 7 का स्क्वायर है तो 49, यही ना है क्या। अगर ध्यान से देखोगे करोगे 1/4 इंटू 22/7 इंटू 49, यही आएगा। तो 7 के बराबर 7 मरते में तो कट ही गया, ठीक है। तो कितना आएगा 22 सते 154, 154/4, ये क्या आएगा 154/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी का निकालना है, ट्राइंगल ए ओ बी का एरिया निकालना है। कोई नहीं, अगर ध्यान से देखो ये 7 ये 7 ये 10, ये भी 7 होगा। अब ध्यान से देखो इसका अगर ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है तो 1/2 इंटू ए बी, तो ए बी का 10 गुने 10 यानी इसका एरिया क्या है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ सिल्वरिंग द प्लेट द शेडेड पार्ट, तो शेडेड पार्ट में से क्या करना होगा 50 माइनस शेडेड पार्ट का एरिया अगर निकालो तो 50 माइनस 150/4 तो यहाँ से अगर निकालोगे तो क्या आएगा तुम्हारा, यहाँ से निकालोगे तो आएगा 46/4 इसका एरिया 46/4। एरिया कितना कॉस्ट है 20 रुपीज़ पर, तो कर लो 4 के पर 5 मरते में तो 230 का कॉस्ट आएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। कह रहा है इन अ कॉफ़ी शॉप कॉफ़ी इज सर्व्ड इन 2 टाइप्स ऑफ कप, वन इज सिलेंड्रिकल शेप विद डायमीटर 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 14 सेंटीमीटर। कह रहा है कि इसका जो हाइट है वो है 14 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसका जो डायमीटर है वो है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड अदर इज हेमिस्फेरिकल विथ डायमीटर, इसका जो डायमीटर है दैट इज 21 सेंटीमीटर, हेमिस्फेरिकल सेल, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंड्रिकल कप, फाइंड द एरिया ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंड्रिकल कप के लिए पाई आर स्क्वायर, तो पाई कितना है हमारे पास 22/7, आर कितना है हमारे पास 7 सेंटीमीटर है, 7 का आधा तो 3.5 का स्क्वायर यानी 3.5 इंटू 3.5 यानी ये हो जाएगा 0.5, 22 × 110 यानी 11, तो 11 को 3.5 से करो तो 35 आएगा, 35 क्या आएगा 5 8 3 तो 3.85, ये इसका आंसर होगा। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ हेमिस्फेरिकल कप का कैपेसिटी पूछा है तो 2/3 पाई आर क्यूब लगा लो, 2/3 पाई का वैल्यू 22/7 और डायमीटर कितना है हमारा 21 है, डायमीटर कितना है 21 सेंटीमीटर है, तो इसका 21 का आधा तो 21/2 गुने 21 बटा इसको भी देखो, इसको भी साफ साफ लिखो 21/2 गुने 21/2, तो 7 से 3 गया 21, ठीक है, 1 2 से 1 2 गया, 1 2 से 11 मरते में, तो 21 का स्क्वायर 441, 441 गुने 11/2 आएगा। सॉल्व कर लो इसको भाई। व्हाट इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल कप का अगर कर्व सरफेस का निकालोगे तो 2πRh, ठीक है।
तो 2 गुने 22/7 गुने आर कितना है हमारा 7 सेंटीमीटर, यानी 7/2। एच कितना है हमारा 14 सेंटीमीटर। तो 7 से 2 गया, कर लो 22×44 सते 7 चौका 8, 7 चौका 28 के 8 हासिल 2, 7 चौका 28 2 3, तो 308 आएगा इसका आंसर। और क्या, खत्म क्वेश्चन। सिंपल सा फार्मूला बेस्ड था केस बेस्ड स्टडीज़ में। आज देखो क्या कह रहा है, नंबर ऑफ कंप्यूटर्स दे रखा है, नंबर ऑफ स्कूल्स दे रहा है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट स्कूल चूजन एट रैंडम हैज द मोर देन 100 कंप्यूटर्स। कितना है, ये रहा 80 है, टोटल 80 है। और टोटल आउटकम कितना है, टोटल आउटकम इसका अगर निकालोगे 250, 200, 450, 450, 200, 650, 650, 650, 50, 740, 740, 100, तो 840, 840, 920, 1000, तो 80/1000। इसको और प्रॉपरली सॉल्व करोगे 8/100, 4 के परा में 2 मरते में, तो 2/25। और कुछ नहीं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट स्कूल चूजन एट रैंडम हैज़ 50 और फ्यूअर कंप्यूटर, 50 या उससे कम। तो 290 टोटल कितना है, 1 मिनट सॉरी, टोटल कितना होगा 50 या उससे कम के लिए, तो 250, 650, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 450, 650, 740, 740/1000, 740/1000 ये आएगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्कूल चूजन एट रैंडम हैज़ मोर देन 20 कंप्यूटर्स। 20 से ज़्यादा कंप्यूटर होना चाहिए, मतलब ये सारा केस। तो 20 से ज़्यादा में क्या आएगा, 80, 260, 260 और 290 अगर जोड़ोगे तो 300 और 250, 550, तो 550/1000। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्कूल चूजन एट रैंडम हैज़ 10 और लेस देन 10 कंप्यूटर्स। 10 या उससे कम, 10 या उससे कम, ये वाला केस आ गया। तो कितना आ गया 250/1000, यानी 1/4। आई होप आप लोग को ये सारा क्वेश्चन समझ में आया और ये आखिरी क्वेश्चन था। तो चैप्टर ये समाप्त होता है यहीं पे। सॉरी चैप्टर नहीं, ये क्वेश्चन, ये सेट, ठीक है। तो आई होप आप लोग को जो है इस वीडियो में समझ में आया होगा। जहाँ भी समझ में नहीं आया हो कमेंट सेक्शन में बताएं। यदि पसंद आया तो बताएं। इस क्वेश्चन को मैं अच्छी तरह से बनाया। अब अगर यदि किसी क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से समझाए तो बोले सर हम इस तरीके से बनाए हैं, क्या ये सही है, या फिर आपसे अच्छा तरीका से बनाए हैं, मैं उसका भी जवाब दे दूँगा। सो थैंक यू फॉर थैंक यू, ठीक है, लीजिए इतना देर मेरा वीडियो देखने के लिए और पढ़ने के लिए खुद से धन्यवाद, और प्रैक्टिस करने के लिए भी धन्यवाद। और इसी तरह प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए और खेलते रहिए।